What is up party people? It's your boy Smile Radiator और मैं आया हूँ द काम भारी शो पे। भाई स्माइल रेडिएटर तो खुद शो करते हैं, खुद के लोग को बुलाते हैं, खुद के घर के स्पॉन्सर लाते हैं और शो कर देते हैं। यार पर कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अच्छे दोस्त बनो। ये पोएट्रीज या शायरी या वन लाइनर्स टू लाइनर्स मैंने बहुत लिखे पर आज तक किसी ने पढ़े नहीं। हाँ। कल फूट कर बहुत रोया मैं, चलो ठीक ही है। कल फूट कर बहुत रोया मैं, चलो ठीक ही है। ज्यादा कुछ नहीं मिला जो कल साफ तो दिखने लग जाएगा। करेक्ट। ऐसा कुछ क्योंकि मैंने कुछ किया, मुझे मिलना चाहिए। उस टाइम ना आप क्या कर रहे हो, आप आपके आर्ट को या फिर आप जो ऑडियंस है आप खुद को उसके ऊपर रख रहे हो कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आप किसके हकदार हो। ये आपका काम ही नहीं है, ये जनता का काम है। सोचा था कि भारी शो में आओगे। तो यार मैंने इनिशियली एपिसोड्स देखे थे, मेरी इच्छा बहुत थी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड हाँ मतलब आई थिंक मैनिफेस्ट हो गया शायद। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे आज का ये है कि व्हाई स्माइल रेडिएटर? क्योंकि स्माइल रेडिएटर नाम सुन के तो मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन है तो क्यों स्माइल रेडिएटर? यार मतलब व्हाट हैपेंड वाज के कॉलेज में एवरी जूनियर गेव एवरी सीनियर अ टाइटल, फेयरवेल के टाइम का ये सब था। तो तब जस्ट लाइक दैट आई गॉट द नेम स्माइल रेडिएटर और उसके बाद आई लाइक द नेम, तो मैंने इन सोशल मीडिया और इन सब पे यूज करना शुरू किया। बट देन इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि जो एक्चुअल किक मिल रही है वो तो एंटरटेनर बनने में मिल रही है। और एक एंटरटेनर का आई गेस सबसे बड़ा अर्निंग यही है कि सामने वाला खुश है। यू ब्रिंग स्माइल्स टू पीपल फेसेस। तो इसलिए हाँ मतलब इट स्टक टू मी लाइक दैट और अच्छा भी लग रहा है और यूनिक भी है। तो इसका मतलब क्या है स्माइल रेडिएटर? यार द वन हु रेडिएट्स स्माइल, मतलब एज सिंपल एज दैट। कुछ बहुत ज्यादा आप वैसे मैंने ट्राई किया था कि इसमें मैं और एब्रिविएशंस ढूंढूं पर मैं जैसे ही स्माइल रेडिएटर गूगल करता हूँ कार के रेडिएटर्स आ जाते हैं। तो बट ठीक है, दैट स्टैंड्स यूनिक ऑन इट्स वे। बट हाँ एनीवन हु रेडिएट्स स्माइल, आपके आसपास जो भी लोग हैं, क्योंकि स्माइल ऐसी चीज है जो बहुत कंटेजियस होती है। करेक्ट। तो anyone you see smiling around is a smile radiator, I think. करेक्ट। वाओ। सो हमने जब इनिशियली बात की तो उससे एक चीज मेरे समझ में आई थी कि अपना जो भी जर्नी रहा है, अभी हम बताएंगे ऑडियंस को कि क्या रहा है, लेकिन वो पूरा ऐसा रहा है कि कुछ भी प्लान नहीं था। सब कुछ अनप्लान्ड रहा और जो आ रहा था हम कर रहे थे। तो क्या प्लानिंग जरूरी है लाइफ में, या जो आ रहा है जैसे आज हम शो कर रहे हैं तो कर लो, क्या इसकी प्लानिंग जरूरी है कि नहीं? ऐसा यार मतलब इसमें कुछ सही गलत नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई फील आप कोई भी काम दो तरह से कर सकते हो कि या तो आप पहले स्विमिंग लेसन ले लो, आप शैलो वाटर में आप प्रैक्टिस कर लो, आप ट्यूब्स पहन लो एंड देन यू स्टार्ट स्विमिंग, या फिर कूद जाओ और हाथ पैर मारो। मतलब रादर देन ये इन दोनों में से क्या सही है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपका एंड गोल जो है ना उस पर अपन फोकस्ड रहे। करेक्ट। तो चीजें आसान हो जाती है क्योंकि वो डिटर्मिनेशन आ जाता है, वो एड्रेनलिन आ जाता है। और हाँ स्पेसिफिकली इस केस में जहाँ चीजें अनप्लान्ड होती है ना, वहाँ पे जो लोग एडवेंचरस होते हैं, जिनको ऑन द मोमेंट चीजें पसंद आती है, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है आई फील। एंड फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो पता नहीं था। मेरे साथ यही रहा है कि आफ्टर आई डिड समथिंग मैंने रियलाइज किया कि दिस इज माई वे ऑफ इट। करेक्ट। तो हाँ मतलब बट स्टिल ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि प्लानिंग या कुछ अनप्लान्ड होना जरूरी है, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि एंड गोल क्या है उस पे आप बने रहो। तो क्या गोल है अपना? अपना गोल यही है कि आई थिंक वेम्बली गोल है अपना। अच्छा। वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे, फिर जितना पैसा तब तक इकट्ठा होगा वो इन्वेस्ट करेंगे। और कब तक हो रहा है ये? होपफुली सून। यस। ठीक है। तो अब आज जो स्माइल रेडिएटर है वो पहले से स्माइल रेडिएटर नहीं था। वो मैंने जैसे हमने बताया भी कि इंट्रो में यश मेहता टू स्माइल रेडिएटर, ठिकाना टू स्माइल रेडिएटर, बहुत कुछ पीछे रहा है। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसके आप ग्रेटफुल हो कि यार ये था इसलिए मैं आज स्माइल रेडिएटर बना?
यार मतलब स्माइल रेडिएटर इज आई फील हैज अ लॉट टू डू विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि चीजें जो मुझे करने की अपॉर्चुनिटीज मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आई वॉज वेरी लकी कि मैं सही टाइम पे सही जगह पे था और मुझे वो मौके मिल गए। और ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज में मैं बहुत ज्यादा स्किल्ड था इसलिए मुझे वो मौका मिला। सो आई थिंक स्माइल रेडिएटर को स्माइल रेडिएटर बनाने का सबसे बड़ा हाथ इट गोज टू द ऑल द पीपल अराउंड मी। जितने भी लोग आसपास जुड़े हुए हैं ना, उन लोग का सपोर्ट बहुत बहुत मैटर किया, उन लोगों का फीडबैक बहुत मैटर किया। आई मीन भाविन इज राइट हियर, मतलब उसको टू बी वेरी ऑनेस्ट जरूरी नहीं अभी यहाँ पे आया है, बट ही वांटेड टू बी हियर, ही वांटेड टू बी देयर फॉर द सपोर्ट। तो आई थिंक पीपल हैज अ लॉट टू डू विद इट। लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इंटरेस्ट, और समवेयर वो एक बियॉन्ड द स्टेज या बियॉन्ड द कैमराज एक अफेक्शन है जिस वजह से ना वो कॉन्फिडेंस दिया है लोगों ने। अच्छा। कि हाँ हो जाएगा, कर लेगा। जहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ वहाँ पे फीडबैक्स भी आए। आई हैव अ फ्रेंड सर्वम, उसका हर थोड़े दिन में मुझे कॉल आ जाता है कि क्या कर रहा है, वी आर नॉट प्रिविलेज्ड, तेरे ट्रैक्स के लिए पीपल आर नॉट गोना वेट फॉर मंथ्स, तेरे को कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज ऑन देयर टोज कि अगला शो कब कर रहा है, शो कब कर रहा है। तो हाँ मतलब वैसे चीजें रही है, गुड पीपल अराउंड मी, तो इस वजह से शायद। तो अपने कितना जरूरी है कि लोगों का आसपास रहना, या जैसे अपनी बात भी हुई थी अर्लियर कि हम जो जितने भी लोग हैं, मैं भी खुद, हमारा काम भरी ब्रांड है तो वो भी लोगों से चल रहा है, लोगों के लिए ही चल रहा है। और जैसे अभी हम बंगलो कैफे में बैठे हैं तो बंगलो कैफे भी मेरा नहीं है, लेकिन यस हम लोग को लोग हेल्प कर रहे हैं। सो क्या कितना जरूरी है कि आसपास के लोग इतने पॉजिटिव रहें और वो अपने हमेशा खड़े रहें, और कैसे रह सकते हैं, कैसे वो लोग अपना बन सकते हैं? यार तो है ना, मेरी रिसेंटली तो क्या कुछ महीने पहले की बात है, माय डैड, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड है, तो मेरे डैड उसका एग्जाम्पल देख के बोल रहे थे कि देख वो कितना हेल्पफुल है, कितना सपोर्टिव है, इतना काम में हेल्प करता है, ये वो सारी बातें चल रही थी। एंड मैं बचपन से, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स से तो बहुत सुनते आया हूँ या मेरे एल्डर्स से कि दोस्त अच्छे बनाओ, दोस्त अच्छे बनाओ। यार पर कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अच्छे दोस्त बनो। तो आई रियली फील के व्हाट यू गिव is what you get. Correct. तो rather than focusing कि आप कैसे लोगों के आसपास रह रहे हो या कोई आपको कैसे सपोर्ट कर पा रहा है, you ensure that आपके जो लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, आप उनके लिए रहो। और आई थिंक देन इट्स अ लूप, वो अपने आप बनता जाता है। कि आज फॉर एग्जाम्पल आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ी, आप शायद हेजिटेंट हुए मुझे पूछने के लिए, पर मुझे वो चीज कहीं दिख गई एंड आई एम ऑफ हेल्प टू यू। करेक्ट। तो ये फिर वो अनब्रेकेबल साइकिल हो जाएगी कि यू विल रिमेम्बर दैट एंड बेस्ड ऑन दैट कभी मुझे जरूरत पड़ी तो आप भी सामने से ही करोगे। एंड इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन ग्रीड या कोई काम आ रहा है इसलिए, बट इट्स दैट अफेक्शन टुवर्ड्स हेल्पिंग, क्योंकि बहुत कम मौके आते हैं जब आप लोगों की मदद कर पाते हो। करेक्ट। तो इसलिए आई थिंक जहाँ मिले वहाँ कर लेनी चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए। हाँ अवेलेबल रहना चाहिए। हाँ ठीक है। तो अभी लोगों की बात चली तो मेरे को एक क्वेश्चन कब से पूछना ही था कि हम बाहर से जब देख रहे हैं स्माइल रेडिएटर को, बेसिकली जहाँ पे हम एटमोस्फियर में हैं, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम काम भर के अप्रोच किया था तो मैं भी ऐसा था करूँ नहीं करूँ, मैसेज करूँ, मतलब कर देते हैं, रिप्लाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन रिप्लाई आ गया, बहुत अच्छी चीज भी हो गई और मजा आ रही है। अब हम बहुत बार मिल रहे हैं, आज शायद 4-5 साल से एक दूसरे को जानते भी है, लेकिन फेस टू जानते हैं, हाय हेलो बस, लेकिन कभी ऐसे बात नहीं हुई कि कौन अभिषेक है कौन यश है। मैं नहीं जानता तो कौन यश है, आप नहीं जानते तो कौन अभिषेक है। धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेरे को ये लगता है कि एक स्टार्टर होना जरूरी है। कोई भी एक जन को स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है कि भाई मैं अगर सामने से मैसेज कर दिया तो मेरे को वो छोड़ना पड़ेगा, मेरा ईगो, कि भाई मैं क्यों यश को मैसेज करूं, वो सामने से आना चाहिए, तो वो छोड़ के आदमी को चलना चाहिए। तो अब हम जो बाहर से देख रहे हैं, यश मेहता या स्माइल रेडिएटर है उसके ग्रुप को मैं काफिला बोलता हूँ कि भाई यश भाई का काफिला चल रहा है। या कोई भी सक्सेसफुल आदमी के साथ 15-20 लोग या 30 लोग ऐसे होते हैं चलते हैं, जो सपोर्ट करते हैं आपको एनी हाउ, आप कुछ भी करो, गलत करो या प्लस करो। तो बाहर से लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई स्माइल रेडिएटर तो खुद शो करते हैं, खुद के लोग को बुलाते हैं, खुद के घर के स्पॉन्सर लाते हैं और शो कर देते हैं। लेकिन मेरा इस पे ये टेक है कि अब
ऐसा क्यों, मतलब मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप करके दिखाओ ऐसा, तो आपका क्या टेक है उस पर, क्यों ऐसा क्यों आ रहा है हवा बाहर? यार ठीक है, मतलब आई थिंक बहुत वाजिब है ये चीज होना, क्योंकि सब एंड रिजल्ट ही देख रहे हैं ना, प्रोसेस किसी ने नहीं देखी है। आज शायद शो अगर कर भी रहे तो ये शो के स्पॉन्सरशिप्स के या फिर जो आर्टिस्ट जुड़े हैं उसके पीछे कुछ 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो 4-5 साल का काम है उन लोगों के साथ। सही बात। ऐसा तो है नहीं कि जिन भी लोगों के साथ आज हम इवेंट्स कर रहे हैं या फिर शूट्स कर रहे हैं वो सबको मैं पहले से जानता था। करेक्ट। वो एक कॉन्वर्जेशन हुई, लाइक आई सेड कि वो एक मोमेंट आया जहां हम किसी के लिए हेल्पफुल हो पाए या कोई हमारे लिए हेल्पफुल हो पाया। हाँ। तो वो लाइक यू सेड के ईगो तो नहीं कह सकते यार, वो एक आई थिंक एक क्वेश्चन है, एक डाउटफुल वो सिचुएशन है। ईगो नहीं होता है इस चीज के लिए सब में, पर हाँ मतलब वो चीज छोड़ के एक बार इनिशिएटिव, क्योंकि जिस दिन लोग ये डिसाइड करके बैठ जाएंगे ना कि पूछने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही होगा, वो तो वैसे भी हो रहा है। सही बात है। तो जिस दिन ये एक पर्सपेक्टिव लोग रख लेंगे ना, उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएगी। Correct. और इसीलिए शायद कम्युनिटी बनाना और वो सब अब बढ़ता जा रहा है। लोग जुड़ रहे हैं। आज आपकी मेरी भी ये इस बारे में बात हो रही है, आगे भी हुई थी। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इनिशिएटिव। करेक्ट। कि कल को आई एम श्योर, मतलब कोई म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा हूँ या स्कूल बॉय के साथ जैसे हुआ, आई मीन दैट इनिशिएटिव एंड द एंटायर वीडियो, दैट कोलैबोरेशन, इट सेंड्स ऑफ अ मैसेज टू इतने सारे लोग। और ये चीज ना रियलाइज नहीं होती, बहुत सबकॉन्शियसली लोग ये चीज डाइजेस्ट करते हैं कि हाँ इन लोगों ने साथ में काम किया है। अब क्या जितने भी आर्टिस्ट हैं सूरत में, उनको पता है कि काम भारी इज अ वेरी गुड पार्टनर फॉर थिंग्स। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। ये आपके एंड से भी, मतलब लोगों को भी ये लगना बहुत आसान था कि कामबारी में भी मतलब क्यों करेगा। सही बात है। राइट। पर स्कूल बॉय का वो कोलैबोरेशन देख के आई नाउ पीपल विल बी इंटरेस्टेड। करेक्ट। और आई एम श्योर मतलब आप लोगों को और मैसेजेस कॉल्स इन चीजों पे आए ही होंगे। और आएंगे ही, क्योंकि दिस शोज योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स सपोर्ट। तो हाँ मतलब बात इनिशिएटिव की है बेसिकली। मैं अभी भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी हम हेल्पफुल हो सकते हैं, it's been 10-12 years we have been on stage doing different things, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, ऑन स्टेज बैक स्टेज। अगर आपको लग रहा है कि हम कहीं भी हेल्पफुल हो सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कोई हमारे से जुड़ा हुआ है जो आपके हेल्पफुल है, फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। ऐसा कभी नहीं है कि हम किसी को जवाब नहीं देंगे या किसी से ग्रजेस रखेंगे। आप बिंदास पूछो, अगर हम डायरेक्टली काम आ पाएंगे तो हम जुड़ेंगे आपसे, अदरवाइज वील एटलीस्ट कनेक्ट यू टू पीपल। हम गाइड कर देंगे आपको सही लोगों के पास। सही बात है। तो कुल मिला के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये वो लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे, शायद अगर जो ऐसी बात करते हैं। हाँ मतलब यार, हाँ बहाने ढूंढने शायद आसान है, शायद इसलिए हो सकता है। जो नहीं कुछ कर रहा वो ये बात कर रहा है, मे बी हो सकता है। सो जितने भी नए ऑडियंस उनको कॉन्टेक्स्ट दे दे कि जो यश भाई ने बताया, हमारा एक गाना है, हमने कोशिश की एक अच्छा गाना बनाने की और बहुत अच्छा लिखा है स्कूल बॉय ने और बहुत अच्छा गाया है। हमको तो मजा आ गया, हम तो उस पर वाइब करते हैं और हमारा वो लोगो भी है कि हमको 2026 तक बहुत सारा कैश चाहिए, थोड़ा नहीं। तो स्कूल बॉय अभी नया गाना बनाएंगे, ज्यादा कैश चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो स्कूल बॉय के पेज यूट्यूब हैंडल पे, और हमने थोड़ी कोशिश की है काम करने की। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हुए मेरे को ये जानना है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, एक आर्टिस्ट बनने का क्या प्रोसेस है, या कैसे स्माइल लीडर में बन सकता हूँ, और मैं कैसे परफॉर्मर बन सकता हूँ, और लोगों तक कनेक्ट कैसे होता हूँ, क्या इसका प्रोसेस है पूरा? यार मतलब अगर ऐसा थोड़ा फिल्मी फॉर्मूला चाहिए तो रॉकस्टार में खटारा भाई ने सही बोला है कि जब तक वो इमोशंस फील नहीं होते ना, तब तक नई चीजें बाहर आ सकती है। करेक्ट। तो आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, जब खटारा भाई बोले थे कि भाई समोसे की चटनी की लड़ाइयाँ कर रहा होता कि अगर दर्द होता दिल टूटता। तो मतलब हाँ मतलब उसमें उन्होंने शायद खाली एक डायमेंशन बताया कि भाई हार्ट ब्रेक इज समथिंग जो आपको लीड कर सकता है आर्टिस्ट बनने के लिए। बेसिकली मैंने उससे वो समझा है कि कोई भी एक्सट्रीमिटी, कोई भी इमोशन की आपको एनफोर्स करती है कि आप अंदर देखो
आप चीजें इवेल्युएट करो, आप यू गेट अ स्लाइटली मोर नॉलेज अबाउट योरसेल्फ। करेक्ट। तो उससे ना फिर चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई रेसिपी नहीं है। एक आर्टिस्ट, एक रिनाउंड आर्टिस्ट क्या करता है कि उसकी जो पर्सनालिटी है, वो जिस तरह का उसका नेचर है या पर्सनालिटी है, वो अपने आर्ट में खाली दिखा देता है। अगर गोविंदा है तो वो इन जनरल फनी है, अक्षय कुमार इन जनरल विटी है, राइट? अमिताभ बच्चन इन जनरल वो प्रोफेशनल, वो उस चीजों को लेता है लेते हैं क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है। करेक्ट। KRK इन जनरल क्रिटिसाइज करता है। सही बात है। मतलब मजा कर रहा था। तो मतलब द पॉइंट इज कि जो पर्सनालिटी है ना, वो बाहर रखनी होती है कोई भी आर्टिस्ट को। करेक्ट। तो अगर आपको, इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड कि आप वो आर्टिस्ट की कैटेगरी में आ जाओ, तो कुछ और बनना बंद कर दो। आप जो हो वो दिखाओ, एंड आई थिंक दैट्स इनफ, क्योंकि आप यूनिक हो। जो आपकी ट्रेड्स है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो सेम टू सेम किसी और की तो नहीं हो सकती। करेक्ट बात है। तो हाँ, जस्ट इट्स एज सिंपल एज के पर्सनालिटी जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करो। बिकॉज जैसे इवन मैं कामबारी को देख रहा हूँ, नाम से लेके डिजाइन से लेके मैं आप लोगों को मिला, इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट अबाउट यू गाइस। ज्यादा मत बोल, मैनिफेस्ट कर लूंगा। आई मीन आई एम श्योर के ऑन अ संडे इवनिंग अपन लोग वहां पे साइड में आराम से बैठे होते, कॉफी पी रहे होते हैं, मस्ती मजाक चल रही होती है, और आप में से किसी के मुंह से ये चीज निकलनी बहुत आसान थी। एंड दैट इज व्हाई इट्स सच अ कनेक्टिव ब्रांड आल्सो। तो हाँ, मतलब प्रोसेस वही है कि ऑनेस्ट रहो और पर्सनालिटी पे काम, मतलब वही दिखाओ। हम जो है वो दिखा देना चाहिए बस। हाँ, बस, और कुछ सिंपल इज दैट। हाँ, तो हम लोग जैसे आपने बताया, तो हमने एक डिजाइन और बनाई है, लिविंग लाइफ लाइक जेठालाल। वो तब बनाई जो हम लोग, मैं सूरज के साथ था, हम लोग डिजाइन बना रहे थे और बहुत कॉल्स आ रहे थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो सामने जेठालाल देख रहे थे, तो उसका भी यही चल रहा था, कभी फोन आ रहा है, कभी परेशान वाला, ऐसा डिजाइन बना। पता नहीं लोग कनेक्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टोरीज भी ऐसे डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लोग से कनेक्ट करें कि लोग को लगे यार ये अपनी ब्रांड है। राइट। तो कुल मिला के एक आर्टिस्ट वो होता है जो अपने आप को बाहर निकालता है अपने तरीके से, और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। बस यही एक प्रोसेस है। तो मैं ये चीज, एक जैसे मैं सूरत से, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं दूर से देख रहा हूँ, एज ऑडियंस में देख रहा हूँ, मैं इतना क्लोज नहीं हूँ। तो जब TDP हुआ, मैं ऑडियंस को नहीं पता क्या है TDP, तो सूरत के आर्टिस्ट आ रहे हैं और इतना बड़ा शो कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुंबई से भी आर्टिस्ट आए सूरत, तो उसमें इतने लोग नहीं आए। ऐसे भी शो हुए हैं। और वहां पे 1500, 2000, 2500 लोग अपन ने इकट्ठा कर लिए। अपना VR मॉल के सामने बड़ा सा होर्डिंग लग रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है वो। मतलब नहीं कर सकता मैं, अगर एक नॉर्मल आदमी, मैं नहीं सोच सकता, वो इतना सोच सकता है। वो ये सोचेगा यार किसी को बड़े को बुला लेते हैं, अपने ओपनिंग कर लेंगे और वो मेन एक कर लेगा। अपन मेन एक नहीं सोच सकता, वो सोचना बड़ी बात है। तो क्या वो था, ड्रीम प्लेनेट कैसे बना, क्योंकि वो ह्यूज सक्सेस था, लोग भजे हैं वहां पे और देखा है लोगों ने, एंजॉय किया, और आज भी लोग चाह रहे हैं TDP 2 आएगा तो आपके 1000 लोग तो तैयार है मेरे हिसाब से, वो तैयार है यहाँ भाई चलो रेडी। तो क्या था वो, क्यों किया अपन ने, इतना बड़ा चीज क्यों किया, और वो सोचना क्यों इंपॉर्टेंट है, और सूरत सिटी क्या दे रहा है आपको? सूरत सिटी तो सब कुछ सूरत नहीं दिया है यार। मतलब यहाँ पे मेरे साथ तो पर्सनली अभी तक हुआ नहीं है, कोई गिराने वाला मिला नहीं है। हैकलिंग होती है, ठीक है, शोज में कमेंट्स पास होते हैं, हैकलिंग होती है, पर सूरत, आई थिंक सूरत जितना मोटिवेटर कोई नहीं है। क्योंकि आप टेक्निकल टर्म्स पे भी देखो ना, कैपिटलिस्ट सिटी है। यहाँ पे लोग, एक सर्टेन क्राउड है जो पैसा खर्चा करने में हेजिटेट नहीं करते अगर उनको वैल्यू मिल रही है। करेक्ट। तो आई थिंक जो दिया है सूरत नहीं दिया है। जो हम लोग एटलीस्ट हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो है सूरत की वजह से, हमारे में से कितने लोग हैं जो वही करने, अभी जो कर रहे हैं वही करने वो लोग बाहर भी जाके आए। बट सूरत में क्या कंफर्ट भी है और अपॉर्चुनिटीज भी है, दोनों एक साथ मिलता है। सही बात है। तो सूरत जितनी कंफर्टेबल सिटी और कोई नहीं है, फॉर एटलीस्ट मी। करेक्ट। और TDP यार, मैंने जैसे पहले बोला, TDP एक जिद थी लोकल आर्टिस्ट को लेके। वो बहुत चीजें हमारे दिमाग में रहती है। ये आइडिया आई थिंक शुरू हुआ था वन फॉर ऑल के ऑफिस पे।
जहाँ पे ये बात हुई थी कि बाहर से कोई आर्टिस्ट बुलाने की बात हुई थी एंड उनके लिए ओपन लोकल आर्टिस्ट करेंगे। पर प्रीवियस कॉन्सर्ट्स में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए थे हमारे कि फिर ना वैल्यू नहीं मिलती है लोकल आर्टिस्ट की, तो जो अपन करना चाह रहे हैं उसका पर्पस जस्टिफाई नहीं होता है। तो फिर सोचा क्या करे क्या करे क्या करे। फिर बहुत बहुत मीटिंग्स हुई, बहुत बार बैठे, फिगर आउट ही कर रहे थे। मल्टी आर्टिस्ट कॉन्सर्ट कर रहे हैं ये तो फाइनल था, कौन कौन किस किस को अप्रोच कर सकते हैं वो भी मालूम था। पर क्वेश्चन वही था कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज्यादा था। अब मतलब मल्टी लेवल स्टेज था, प्रीमियम साउंड था, प्रॉपर सिक्योरिटी थी, बैरिगेशंस थे, 2 टाइप की टिकट्स थी। तो एक प्रॉपर ऐसा कॉन्सर्ट प्लान करना वो हमको थोड़ा डरा रहा था। इसमें अक्षत का बहुत बड़ा रोल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसने शोज कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज किए। कौन है अक्षत एक बार? अक्षत बागरेचा इज द फाउंडर ऑफ वन फॉर ऑल। वन फॉर ऑल एक सिर्फ एक मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, इट्स ड्रिवन बाय कम्युनिटी बिल्डिंग पे या फिर लोगों के एंगेजमेंट पे ये लोग काम करते हैं। एंड मतलब इट्स उनके लिए भी चीजें बहुत आसान हो जाती है क्योंकि अक्षत का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, बहुत सॉलिड है। correct. लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है बट ही इज वर्कड एट सेवरल प्लेसेस। और उसके लिए भी बहुत आसान था कि इंडिया की लीडिंग कंपनीज के साथ काम कर लो, बट ही चोज टू कम बैक टू सूरत और उसने यहाँ कंट्रीब्यूट करना सही समझा। तो लाइक आई सेड अक्षत का बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि उसको आता था ये सब करना। फिर क्या हुआ कि वहां पे चीजें क्या वो डोमिनो इफेक्ट वाली चीज होने लग गई। अच्छा। कि एक चीज सही हो रही थी ना तो दूसरे को अपना पुश मिल रहा था। हाँ, करेक्ट। तो जब हमने शुरू किया तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये था कि तीनों जो आर्टिस्ट है वो कन्विंस हो जाए, क्योंकि इसको बहुत प्रोफेशनली हैंडल किया जा रहा था। कि अक्षत पूजन पर्सनली मेरे साथ बैठे व्हेन दे वांटेड स्माइल रेडिएटर्स गिग ऑन बोर्ड। मैं अक्षत मेरे और पूजन के साथ इंडिविजुअली बैठा माहौल के बारे में डिस्कस करने के लिए, डाउनटाउन रौनक मेला के लिए डिस्कस करने के लिए हम तीनों वापस बैठे डाउनटाउन के साथ। तो ये शुरू हुआ था वन फॉर ऑल माहौल, फिर डाउनटाउन भी जुड़ा, फिर ये कोलैबोरेटेड प्रोडक्ट बन गया। तो पहला तो आर्टिस्ट ऑन बोर्ड है, फिर बोले अब क्या करें। फिर वेन्यू का आया। तो वेन्यू पे शॉर्ट वाज वेरी सपोर्टिव विद थिंग्स, हमको शॉर्ट पे वेन्यू मिल गया। फिर एक बहुत बड़ा वो ऑब्स्टेकल लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्टर ये भी था कि हमको अब 2000 टिकट बेचनी है, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन उतने पे होता आ रहा था, 1500-1700 टिकट पे ब्रेक इवन आ रहा था। तो बोला नहीं, पहला कॉन्सर्ट तो फाइनेंशियली फ्लॉप तो नहीं होने देंगे। फिर हाथ पैर मारना चालू किए। तो ऐसे एक चीज दूसरी चीज को पुश करती गई और विद इन नो टाइम हम लोग खुद को होर्डिंग्स पे देख रहे हैं। हम लोग कॉलेजेस में कैंपस टूर्स कर रहे हैं और वो कैंपस टूर्स की वजह से और शोज मिले हमको। अच्छा। वहां पे जाके हमने टिकट बेची, बिकी नहीं बहुत ज्यादा, एक आध दो कैंपस में, पर उन्हीं कैंपस से अब शोज की इंक्वायरीज है। वीआर में परफॉर्म किया और उस वजह से कुछ लोग कुछ हफ्तों बाद हमको बाहर मिले और ये बोला कि आपको वीआर मॉल में देखा था परफॉर्म करते हुए। और ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो ये चीजें गिराती गई वो डोमिनो। और फिर आई थिंक फिर टीडीपी हुआ, लोगों का बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स आया, फाइनेंसेस कैलकुलेट हुए तो प्रॉफिट में भी निकले और एवरीवन हु वाज अ मेजर पार्ट ऑफ टीडीपी वाज पेड। अच्छा। किसी ने भी मतलब वहां पे मेजॉरिटी एक खाली कैंपस एम्बेसडर का प्रोग्राम था वेयर पीपल गॉट एसोसिएटेड ऑन एक्सपीरियंशियल बेसिस एंड रेस्ट एवरी टीम मेंबर, एवरी ग्रुप, माहौल, स्माइल रेडिएटर, एवरीवन वाज पेड। ओके। सो ये हमारे लिए आई थिंक बहुत बड़ी विन थी कि हमारा जो पर्पस है कि लोकल आर्टिस्ट को हर तरह से वैल्यू फील करवाना, वो कंप्लीट हुआ। एंड आई एम श्योर कमिंग दिसंबर में
वापस आ रहा है। टीडीपी तो रेडी होना चाहिए। तो इसमें फेलियर का कोई चांसेस रहता ही है ऑफ कोर्स। हाँ, तो 100%। जब हम प्लान कर रहे होते हैं इतना बड़ा कॉन्सर्ट, तो क्या दिमाग में ज्यादा फेलियर आता है या ज्यादा आता है वॉरियर वाला एटीट्यूड रहता है कि देख लेंगे, नहीं भी आए लोग तो नहीं आए, अपन तो कर लेंगे? नहीं यार, वो रखना नहीं चाहिए, टू बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट। क्योंकि यार पैसा ऐसी चीज है ना जो आई वुडंट से कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आई एम वन ऑफ दोज कि भाई दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा नहीं है, पर हाँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना उसको फ्यूल पैसा करता है। करेक्ट। मतलब अगर मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं शायद कैफे पे नहीं आऊं और मैं घर पे बैठ के शायद एक गाने पे काम करूं, हाँ। या कुछ नहीं तो आज मूड नहीं है तो मैं आऊं ही ना, हाँ। मैं ना गाने पे काम करूं, या ये प्रिविलेज्ड हूं। और ये इसीलिए क्योंकि पापा के पास पैसा है और पापा ने वो सपोर्ट दिया है। तो या तो आप इतने प्रिविलेज्ड हो कि आप फ्यूल कर सको, करेक्ट। या फिर आपके पास एक सेकेंडरी चीज हो। जैसे डैड, मेरी फैमिली हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है। हाँ। मेरे को आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे को किसी चीज के लिए 2 बार बोलना पड़ा। अच्छा। बट वंस आई वेंट टू जयपुर और वहां ग्राउंड लेवल पे काम किया ना, और तब तक मैं बहुत वो प्रॉपर पैम्पर्ड चाइल्ड था। हाँ। कि मैंने 2 हफ्ते का खाना नहीं खाया इनकेस घर पे, तो पसंद की गाड़ी आ रही है घर पे। अगर मैं 2-3 बार ऐसा चुपचाप बैठा हूँ, उदास बैठा हूँ, तो मम्मी पापा बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई कहाँ ट्रिप पे जाना है, इसको कहाँ लेके जाना है, कहाँ भेजना है। हाँ। मैं प्रॉपर पैम्पर्ड चाइल्ड था। हाँ। और हाँ मतलब कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट वाली चीज नहीं है ये चीज, पर हाँ था। और उसके बाद व्हाट हैपेंड 2015 में आई वेंट जयपुर, क्योंकि मेरे को तब शौक चढ़ा हुआ था कि कैफे खोलना है, कैफे खोलना है। और अगेन ये ठिकाना ऑल्सो हैपेंड विद शौक। अच्छा। फिर क्या हुआ कि जब मैं जयपुर पहुंचा, मेरे भैया रन्स अ कैफे देयर बाय द नेम टपरी, द टी हाउस। सो अगर जयपुर में कोई है सुनने वाले तो प्लीज विजिट दिस प्लेस। अगर नहीं किया है तो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो प्लेस। क्यों गए थे आप जयपुर? यार मैं काम सीखने गया था। अच्छा। तो मैं कैफे गया और वहां पे व्हाट हैपेंड फर्स्ट डे, अगेन मैं मेरे नवाबी में वहां बैठा था। भैया ने बोला देख एक्सप्लोर कर, थोड़ा खा हुआ। हाँ। फर्स्ट डे वाज एज ब्यूटीफुल एज इट कुड बी। इतना सुंदर दिन। भैया ने बुलेट की चाबी दे दी कि, और एनफील्ड 500 क्लासिक इलेक्ट्रा। और मेरे को ऑटोमोबाइल्स का शौक भी बहुत था, तो मेरे को बाइक मिल गई। हाँ। वो उनकी कार से ट्रैवल करते थे। तो मैं तो खुश हो गया कि भाई ये तो शानदार। और प्लस आई वाज गेटिंग पेड टू डू दिस, मेरे को सैलरी मिल रही थी इसकी। तो मैं बोला वाह यार लाजवाब, बढ़िया हो रहा है। डे 2 भैया आए, उनके पार्टनर आए और बोला कि अब से तेरे को इनको रिपोर्ट करना है। हाँ। तेरा कुछ भी काम होगा तेरे को मेरे से डिस्कस ही नहीं करना है। मैं तेरे को सीधा घर पे मिलूंगा सुबह और रात को, बस। मैंने बोला ठीक है। उनके पार्टनर के साथ बैठा और फिर वहां से बम फटने शुरू हुए। हाँ। तो उन्होंने समझाया कि ग्राउंड लेवल से चालू करना पड़ेगा। तो स्टाफ को सब बताया नहीं गया था और मेरे को हाउसकीपिंग में डाला था, शुरू किया था। तो फॉर अबाउट आई थिंक 45 डेज 50 डेज वॉशरूम्स क्लीन करना या फ्लोर मॉप करना, बर्तन करना, यही काम था मेरा। अच्छा। किचन में तो घुसना भी अलाउड नहीं था। हाँ। किचन या फ्लोर पे आना ही अलाउड नहीं था। अच्छा। कि जब तक मैं वो चीज की वैल्यू नहीं समझूंगा तो ये ऐसे ऐसे ग्रो हुआ। फिर उसके बाद मैं किचन में आया, किचन में कटिंग चॉपिंग से शुरू किया, फिर कुकिंग से शुरू किया, फिर मैनेजमेंट से शुरू किया। फिर मैं फ्लोर पे आया, ऑर्डर लेना शुरू किया, काउंटर संभालना शुरू किया, फिर आउटलेट मैनेज करना शुरू किया, फिर मेन ऑफिस पे 2-3 आउटलेट एक साथ संभालना शुरू किया। तो ये प्रोसेस में ना जो ईगो है ना वो तोड़ दिया पूरा। हाँ। भाई कुछ नहीं हो, सब कुछ ही करना पड़ रहा है। कि आप क्या हो, आप ओनर के भाई हो। हाँ। पर आपको करना तो सभी है। सही बात है। और फिर ना इवेंचुअली क्या रियलाइज हुआ कि क्योंकि तब वो किया था ना तो चीजें बहुत आसान हो गई। कैफे पे आज हाउसकीपिंग वाला नहीं होता तो मैं इस चीज को वैसे नहीं ले पाता कि यार मेरे को बर्तन करने हैं, या मैं बता रहा हूँ कि मेरे को बर्तन करने पड़ रहे हैं।
आप अगर कोई भी काम कर रहे हो सही बात है, और आप तो आपका A to Z सभी काम बनता है करेक्ट है। कि आप बेसिकली इफ यू आर अ फाउंडर ऑफ समथिंग तो आपका काम ही वो कोई भी गैप फिल करना है, हाँ तो फिर आपके लिए ना छोटा बड़ा काम वो चीज चली जाती है। हाँ हाँ, तो आई थिंक वो ये लर्निंग बहुत बड़ी रही है स्पेसिफिकली इन व्हाट यू आस्क्ड। हाँ तो उसमें मतलब मैं तो इतना ही समझ रहा हूँ कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर आज हम ये मैं टॉक शो भी कर रहा हूँ तो शायद ये मेरे लिए न्यू, मैं कोई बॉर्न नहीं हूँ कि मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ या मैं पॉडकास्ट बना सकता हूँ। सो मैं भी आज कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। मैं और सूरज ये बात भी कर रहे थे एक बार कि हम लोग भले ही पॉडकास्टिंग से पैसा बनाए नहीं बनाए, पॉडकास्टिंग से काम भरे को बेच पाए नहीं बेच पाए, लेकिन एक काम जरूर कर लेंगे, दोनों अच्छे आदमी बन जाएंगे। बिकॉज इतने लोग की लाइफ जर्नी सीखना, इतने लोग से बात करना, अभी हम लोग जब जाएंगे नीचे यही बात करेंगे, यार यश ने ये बोला, ये अपन को भी करना चाहिए, मतलब हम ये डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ऐसा कुछ होता ही है, हम कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं और हम किसी नहीं ऑफ कोर्स तभी आप इधर हो, वरना नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन यस कुछ ना, तो मेन ये जरूरी है आप जो भी फेज लाइफ में उसको एंजॉय करो। और जैसा आज उसको ठिकाना जो आप थे वो टपरी में 6 महीना या 7 महीना जो भी, उससे ठिकाना आया मेरे हिसाब से, डेफिनेटली वरना ठिकाना नहीं आता, मतलब आता तो भी आई डोंट थिंक मैं चला पाता। सही बात है, मैं चला ही नहीं पाता। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब सच का सामना हमने इसका नाम रखा है, तो ये हमारा हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें लाए जो ऑडियंस को मजा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप फटाफट बोलना, करण जौहर वाले स्टाइल में नहीं बोलना, हम कुछ कॉन्टेक्स्ट तो बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर फटाफट चाहिए। ओके। सो डू यू हैव एनी हिडन टैलेंट? नहीं है, सब बाहर ही है। सब बाहर है। So, ऐसी एक चीज जो बहुत एम्ब्रेस करती है अपने आप को, यार ये मेरे पास नहीं होना चाहिए, ये चीज मेरी खराब है। यार आई थिंक मैं चीजें एम्बैरेस तो नहीं, हाँ मतलब मैं इस चीज पे रिग्रेट करता हूँ कि मैं रिग्रेट बहुत करता हूँ, मतलब अब वो समझ रहे हो? समझ रहा हूँ, रिग्रेट नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है होने दो। सो कोई लड़की ने कभी हिट किया हो ड्यूरिंग द शो? हाँ यार मतलब होता ही है, बट आई स्टे फोकस्ड। बहुत जरूरी है। नॉट ऑन हर बट हाँ ऑन द शो, समझ गया। ऑन द शो। यस। सो जो भी यश भाई के बहुत करीब होंगे कोई ना कोई, तो ये खाली जस्ट फॉर फन था। यस, व्हाट्स योर वर्स्ट हैबिट? माय वर्स्ट हैबिट इज फॉरगेटिंग थिंग्स। अच्छा मतलब मैं शायद यहाँ से निकलते ही भूल जाऊंगा मैंने क्या क्या बातें की है, अच्छा। और मैं फिर अगेन रिग्रेट। ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जो ओवररेटेड है आपके हिसाब से? कमाल आर खान। कमाल आर खान, आप कमेंट कर देना सर नीचे प्लीज। नहीं भाई। आप कभी भी आपने फाट किया और किसी और को ब्लेम किया है? हाँ यार, आई मीन आई वाज इन एक्सपेरिमेंटल। ये तो हमारा एक लेक्चर ही इसी को डेडिकेटेड होता है। और ऐसी कौन सी सबसे एम्बरेस चीज है जो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी है? सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी है एम्बैरेसिंग, आई थिंक बहुत पहले जब गाने का चस्का लगा था तो एकदम अंधेरे में, और ये सबने किया है, साला झूठ बोलना ही मत कि तुमने किया नहीं है, कि आपने बाथरूम में जाके गाना रिकॉर्ड किया क्योंकि उसमें एको आती है आवाज की। तो मैंने वही रिकॉर्ड किया था और फिर ब्लैंक स्क्रीन करके उसको डाला था। अच्छा। एंड आई रिग्रेटेड इट। मैंने कुछ ही घंटों में आई थिंक हटा भी दिया था, बट दिस इज वे बिफोर आई स्टार्टेड ऐसा सिंगिंग। हमने कल ही एक रील डाली, एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस को इन्फ्लुएंस करता है, उन्होंने डाला कि ओवरसाइज टी शर्ट पहन के क्यों जिम करते हैं, तो एक ऐसा ह्यूमर था कि भाई इसमें मोक्ष है, इसमें मजा है, तो हमने वो लेके हमारे उसमें काम भरे एडिट करके डाल दिया। तो फिर मैं रात में मैंने सोशल मीडिया को कॉल किया, भाई क्या किया तूने, इसको हटा, कुछ भी मत, अगला वो करते। तो यस, ये सब समटाइम्स हो जाता है। ऐसा कौन सा फेवरेट रैपर है अपना? यार बहुत सारे हैं, मतलब एक मेरा ट्रैक है एंटी डिस, उसमें आई थिंक एक आध दो कोई मिस हो सकते हैं हुए हो, बट मेजरली आई हैव कवर्ड एवरी रैपर दैट आई लुक अप टू एंड आई लाइक। ओके। और ऐसा मजे, मतलब ब्रेनलेसली सुनना हो ना तो बाबा सहगल गाड़ी सुनो मजा आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रैपिड फायर सच का सामना, मेरे को मजा आया और मजा आ रही बात करके। मैं आज पहले बार ऐसा शो है कि मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूँ, वरना हवा में स्क्रिप्टेड रहता था, जो फ्लो आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है मैं वो पूछ रहा हूँ, वो बातें कर रहा हूँ। ठीक है, फेयर इनफ। अब मैंने जब आपसे पहले अर्लियर पॉडकास्ट बात की थी तो उसमें ये समझ में आया था कि आप बहुत सारे शायरों को सुन रहे थे स्टार्टिंग में,
पंकज उदास का Yes, नाम लिया था, गुलाम अली। गुलाम अली। मैंने 2-3 लोगों में नहीं सुना हुआ, हम सुन रहे थे परसों। मैं पूछ भी था सूरज को कि भैया क्या है, कैसे गाते, क्या करते हैं। मैंने सुना भी और मैं 1-2 दिन को सुनने लग गया। उसके बाद रात में सुन लेता हूँ। किसको सुन रहे हो अभी? गुलाम अली को सुना मैंने और Lovely यार। मजा आ रही है, मतलब लिखता बहुत अच्छे हैं और पता नहीं मजा आ रही थी तो सुन रहा था। तो वो क्या प्रोसेस था कि वहां अभी आप रैप कर रहे हो जो थोड़ा सा एनर्जी सेगमेंट है, थोड़ा सा वाइब अलग है, हाँ। और इन जो जिनको सुन रहे थे वो वाइब अलग था। तो वो और ये कैसे रिलेट हो रहा है और कैसे लिख रहे हो आजकल? जैसे मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन पूछा उसका रीजन ये था काम कंपोज का, क्योंकि लिखने के लिए दिमाग शांत चाहिए। हम शांति से सोचने चाहिए, हम ऑब्जर्वर अच्छे होने चाहिए। सो क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे लिख सकता हूँ? अगर मेरे को गाना लिखना तो मैं अभिषेक कैसे गाना लिख सकता है? यार अगेन इट कम्स डाउन टू दैट ओनली कि आप सच लिखो। क्योंकि है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा बहुत तो रैप सुनते होगे। हाँ, बहुत। फेवरेट कौन है आपका रैपर? मेरे को सोचा था मजा बादशाह में। बादशाह पसंद है। अभी फिलहाल जो उसका वो आया सनक बजते हैं हम लोग उस पे, है ना। अब जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि आपको सनक जैसा कुछ बनाना है, आप सनक से बेटर तो कभी कुछ बना ही नहीं पाओगे। करेक्ट। राइट। आप कुछ ऐसा भी नहीं लिख पाओगे जो बादशाह नहीं लिखता। तो जब बादशाह लिख ही रहा है तो आपका सुनेगा कौन, पढ़ेगा कौन? आपकी कहानी सुनने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है अभिषेक, आप मानो या ना मानो। सही बात है कि अगर आपका गाना है ना तो कहानी आपकी चाहिए। सही बात। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आई थिंक मैं वहीं से सीखा। आप सारे गजल गायक हैं जो सारे, आप उनको सुनोगे ना, उनकी वही अगेन पर्सनालिटी दिखती है उनके गानों में। एक तो ये लर्निंग मेरे को समझ आई बहुत ज्यादा कि गुलाम अली जी को मेटाफर्स यूज करने बहुत पसंद है। करेक्ट। तो वो चीज दिखती है। पंकज उदास हैड अ लॉट टू डू विद फीलिंग्स, इमोशंस। तो वो वहां उस लाइंस पे बहुत लिखते थे। जगजीत सिंह वाज वेरी मच अबाउट राइमिंग, बीट एंड टेक्निकलिटीज। इन चीजों पे बहुत अच्छे थे वो। तो अगेन वहां से वो चीजें समझ आई। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक मैं कुछ समझा ना कि, और आई थिंक ये खाली गानों में नहीं, ये किसी भी चीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस दे रहे हो, एक उसका स्टार्ट, मिड और एंड होना बहुत जरूरी है। अच्छा। ये पॉडकास्ट ही ले लो, इसका स्टार्ट हुआ, मिड हुआ, एंड, तभी जाके कोई भी चीज कंप्लीट होगी। करेक्ट। तो ये आई थिंक मैं वहां से सीखा, रादर देन द रैप कल्चर दैट इज देयर। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे वो चीज नहीं है, पर वहां पे ये चीज समझनी आसान है मेरे लिए। तो हाँ, आई थिंक वहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ। ये चीज समझ आई कि किसी भी चीज का एक पूरा आर्क होता है, स्टार्ट टू एंड, वो क्या रेलेवेंट होता है, स्टोरी टेलिंग और समझ आई। गुलाम अली जी को बहुत सुना, मेटाफर्स बहुत, मतलब जब उन्होंने ये बोला कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, मतलब सुबह तक तेरा चर्चा चला। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। मतलब उन्होंने 4 लाइन में एक महफिल बना दी जहां पे 4 लोग बैठ के आर टॉकिंग अबाउट द लव इंटरेस्ट, और सीधा उसको मेटाफोरिकली कंपेयर किया मून से। और दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल। मतलब कुछ चीजें तो समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या बोल दिया, कोई इंसान कैसे कर सकता है ये। तो हाँ, एक फिर इन चीजों से समझ आया कि अम्यूजमेंट फैक्टर, मेटाफर्स के रिलेटेड कितना काम आ जाता है। तो हाँ, वैसे ये प्रोसेस आई थिंक ग्रेजुअली डेवलप हुआ। एंड हाँ, मतलब ये अभी भी मैं फॉलो तो यही कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी शायर्स को सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है वो लगभग 15 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक देख रहा है फिलहाल। हाँ, तो उन लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर आपको कोई चांस मिल रहा है, परफॉर्म कर लो। राइट। वो चस्का अगर लग गया तो आपको आन पड़ जाएगा आगे। तो वो स्टोरी एक पहले, ये शायरी से पहले, शायरी से पहले स्टोरी है पहले, शायरी से पहले स्टोरी। ठीक है। यार क्या हुआ था कि कॉलेज में आई थिंक 2013 में परफॉर्म किया था मैंने, 12 में भी किया था। बट तब ना वो जो एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन का टाइम होता है एक, अब जैसे क्या होता है कि
एक वेव जैसा चलता है करेक्ट। कि अभी अपन ने कुछ किया तो 2-3 दिन उसकी वेव बनी रहेगी। लोग मैसेज करेंगे, आप स्टोरीज पे देखोगे, सोशल मीडिया इतना तगड़ा है अभी तो हर जगह दिखोगे, लोग रिपोस्ट करेंगे, लोग तारीफें करेंगे, घर पे बात करेंगे, तो वो वेव चलती है, फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाती है। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में व्हेन आई परफॉर्म्ड, तब क्या हुआ था कि मतलब मैं बीमार हो गया था और रात को परफॉर्म करके लेट नाइट आई थिंक 3-4 बजे आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, जॉन्डिस हो गया था मेरे को बिकॉज ऑफ ओवर वर्किंग, प्रैक्टिस रिहर्सल्स इतना ज्यादा कर रहा था। और तब कुछ ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा प्रॉपर इवेंट कोरियोग्राफी थी जिसमें आई कोरियोग्राफ्ड अराउंड 20 सॉन्ग्स, 20 सॉन्ग्स अलग अलग ग्रुप्स के थे। ग्रैंड फिनाले करके एक चीज होती थी कॉलेज में, और क्लोजिंग एक्ट होता था कल्चरल इवनिंग में। तो उसमें क्या हुआ कि तब तो मैं चला गया हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटलाइज था और करीबन 1-1.5 दिन में कुछ 100-125 लोग मिलने आए कॉलेज से मेरे को, सारे स्टूडेंट्स। मैंने बोला 150 की स्ट्रेंथ थी फर्स्ट ईयर में, और उसमें से कुछ 100-125 लोग हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल के जो जितना भी स्टाफ था वो परेशान हो रहा था, नीचे सिक्योरिटी वाला परेशान हो रहा है, मेरे पापा रूम में नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि दोस्त अंदर है सारे। तो तब ना वो चीज का समझ आया था। तो तब तक ये था कि चलो ठीक है, अपन कर रहे हैं तो दोस्तों के लिए कर रहे हैं, या लोग आसपास मजे कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। देन केम द सेकेंड ईयर जिसमें पूरे स्ट्रक्चर में मेहनत और बढ़ गई, और लास्ट ईयर की वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हुई थी सबकी, तो काम और वैसे चलने लग गए। तो वो सब हुआ। फिर सेकेंड ईयर में एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, और ये आई थिंक मैं जैसे मैंने बोला, मैं भूलता बहुत हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। मैं नाम भूल जाता हूँ, मैंने कुछ बोला होता है मैं भूल जाता हूँ, मैंने कुछ किया होता है मैं भूल जाता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहता। बट ये प्रॉपरली ये पिक्चर मेरे दिमाग में छपी हुई है, ये मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। व्हाट हैपेंड वाज कि सेकेंड ईयर का परफॉर्मेंस था, पूरा परफॉर्मेंस खत्म हुआ और फुल प्रॉपर स्टेज सेटअप था, प्रॉपर बड़ा स्टेज था, नया स्टेज बना था, और कुछ मेरे ख्याल से हजार एक लोग होंगे ऑडियंस में, 900-1000 लोग होंगे, जिसमें सब बच्चों के पेरेंट्स वगैरह थे। सारे बैचेस के स्टूडेंट्स थे, बिकॉज दे वांटेड टू सी अस डांस। अच्छा, उनको देखना था हमारा डांस। तो डिनर ओपन हो गया था, लास्ट एक्ट था इवनिंग का, और सब रुके हुए थे, सब चीयर कर रहे हैं। ये सब खत्म हुआ, जैसे ही हमारा फाइनल एक्ट खत्म हुआ, मैं वहां पे खड़ा हूँ और मुंह पे फुल लाइट आ रही है। हम कुछ मेरे ख्याल से 40-45 लोग होंगे, जिसमें मैं, पूजन, हम 2-4 जन हम आगे की तरफ थे। तो मुंह पे फुल लाइट आ रही है, ऑडियंस दिख नहीं रही है, और सडनली तालियों की आवाज सुनाई देती है, लाइट्स डिम होती है, ठीक है, ऑडियंस दिखती नहीं है जब मुंह पे लाइट होती है। करेक्ट। लाइट्स डिम होती है और नीचे देख रहा हूँ सब लोग, जितने लोग खड़े हैं, मतलब बीट 50-60 ईयर ओल्ड अंकल आंटी टू अ किड विच इज 15 मिनट 10 ईयर 11 ईयर ओल्ड, सब खड़े होके तालियां बजा रहे हैं और वंस मोर की आवाज आ रही है। और तब भी मैं एग्जर्ट हो चुका था, क्योंकि 3 एक्ट्स थे और लास्ट वाले एक्ट में कुछ 12-13 मिनट का कांस्टेंट डांस था। करेक्ट। और हालत ही नहीं थी, बॉडी ट्रेन ही नहीं था, अभी भी नहीं है इतना करने के लिए। तो चक्कर आ रहे, और वो पूरा विजुअल मेरे को दिख रहा है। आगे हमारे चांसलर है कॉलेज के, श्री मिस्टर HP रामा, वो ताले बजा रहे हैं, उनकी फैमिली, सारी फैकल्टीज, इधर स्टूडेंट्स की पूरी लाइन लगी हुई है। ये सब हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, और मैं चिपक गया, मैं अटक गया, मेरे को पता ही नहीं रिएक्ट क्या करना। फिर आई थिंक पीछे से किसी ने बोला कि किसी ने बाव करने के लिए बोला, हमने बेंड किया, थैंक यू बोला, हम निकले। और जैसे ही मैं बैक स्टेज पे मैंने फर्स्ट स्टेप रखा, मैं बेहोश हो गया, क्योंकि और उसके बाद ना मेरे को पता ही नहीं है, वो लोग मेरे को ग्रीन रूम में लेके गए, पानी वानी मारा, उठाया, और मैं रोया, मैं फूट के रोया, हद नहीं जिसकी कोई। इतना ज्यादा रोया हूं ना मैं, इतना ज्यादा रोया हूं। और
वो सब मतलब दोस्त के भाई क्या हो गया, वो ये चीज तो समझ गए थे कि इज वेरी ओवरवेल्म्ड। और मैं रोते रोते खाली एक चीज बोल रहा हूँ, मेरे को स्टेज पे वापस जाना है, मेरे को स्टेज पे वापस जाना है। और हाँ मतलब ये हुआ, फिर मेरे को थोड़ा शांत किया। फिर वो लोग नीचे गए, मैं एक आध दो दोस्त हम लोग ऊपर थे। ग्रीन रूम से हम नीचे उतरे, लोग खाना वाना खा रहे थे। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पहुंचा, मेरे को कंधों पे उठा लिया और जितने लोग खाना खा रहे हैं प्लेटें रख के तालियां बजा रहे हैं फिर से मेरे लिए। और आई थिंक दैट वाज द मोमेंट के यार सार तो उस दिन बन गए थे अपन यार। हाँ मतलब ऐसा अभी कुछ नहीं तो मम्मी पापा देख के ये चीज तो आई एम श्योर कभी बात नहीं हुई इस बारे में, पर आई एम श्योर उनको कुछ तो लगा होगा। हाँ, कुछ तो करेगा ही। लड़का कुछ तो ठीक कर गया ऐसा। हाँ। तो ऐसा मोमेंट लाइफ में आना बहुत जरूरी है कि जिस दिन हम लोग को पता चल जाता है कि यार ये कर लेंगे अपन, ये तो फोड़ ही देंगे। राइट। तो वो बहुत जरूरी है कोई भी आर्टिस्ट की लाइफ में। और रोना, अगर रोने की अपने बात की तो मैं तो जाकिर खान फैन हूँ एकदम। तो वो तो बोलता है कि रोना आएगा तो रोएंगे। बिल्कुल। तो उसमें शर्माती नहीं, अगर अभी भी रोना आएगा मैं रो लूंगा। अगर मैं आपकी बात सुन के ऐसा आ रहा है तो मैं रो लूंगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है रोना, या कितना इंपॉर्टेंट है ग्रेटफुल फील करना कि आप जो वो मौका था मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं मतलब विजुअलाइज कर लिया पूरा कि वो कंधे पे जब उठा के अपन जा रहे हैं तो शायद वो चीज अपने पास क्या हो गया सडनली। मतलब या तो आपको बहुत मजा आ रही होगी, या तो ऐसा हो गया होगा यार ये चाहिए मेरे को बस। वो क्या इंपॉर्टेंट था वो रोना से लेके वो पूरा एक आर्टिस्ट का है, कोई एक आदमी के लिए, बिजनेसमैन की बात करते हैं या कोई भी आदमी को रोना चाहिए। और रोना चाहिए तो कैसे रोना चाहिए, मतलब सीधी बात यही है। बहुत लोग नहीं रोते, मेरे दोस्त हैं उनको मैंने रुलाया है, मतलब इतनी बातें कर करके 2 घंटा बात कर ली मैं तो रो ले यार, खत्म कर इसको। और जिस दिन वो रोया उस दिन वो अगले दिन नेक्स्ट पर्सन था। राइट। तो क्या क्योंकि आप हल्का फील करते हो, आपको एक नया नजरिया मिलता है। यार इस पे भी मैंने कुछ लिखा था, मैं कुछ और बोलने वाला था बट बताओ ना। हाँ मैंने आई रोट, मतलब ये भी मैंने, और मैं जो लिखता हूँ ना, ये पोएट्रीज या शायरी या 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स मैंने बहुत लिखे, पर आज तक किसी ने पढ़े नहीं है। हाँ। तो सोचा है कभी कुछ बन गया तो उसको फिर पब्लिश कर देंगे अपन। हाँ। और उसका नाम सोच रखा है मैंने। अच्छा। उसका बुक का टाइटल होगा बातें। बस कि सभी कर रहे, हम भी करेंगे। तो उसमें हर तरह की चीजें लिखी हुई है। तो मैंने रोने पे और ग्रेटफुल होने पे और रोने के बाद पे के पर्सपेक्टिव पे लिखा था। तब मुझे तो बहुत डीप लगा था। आई डोंट नो अभी आप लोग को कैसा लगे। बताओ। मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि कल फूट फूट कर बहुत रोया मैं, चलो ठीक ही है। कल फूट फूट कर बहुत रोया मैं, चलो ठीक ही है। ज्यादा कुछ नहीं मिला जो कल साफ तो दिखने लग जाएगा। करेक्ट। ऐसा कुछ। तो मैं वो समझ पा रहा हूँ चीज के हाँ मतलब क्योंकि, और ये लिखा भी उसी हिसाब से था कि बहुत रोया था। हाँ। आंखें तो साफ हुई पर साथ में क्योंकि मन हल्का हो गया तो और क्लियरर दिखने लग गया। तो हाँ मतलब इट्स इम्पोर्टेंट टू फील लाइट। हल्का फील होना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि रोने से ही हो, कुछ लोगों को बहुत बात करने से भी होता है। हाँ सही बात है। कुछ लोगों को बहुत हंसने से भी होता है। हाँ। तो हाँ मतलब बाहर हल्का फील होना इम्पोर्टेंट है। अगर वो रोने से हो रहा है तो रो यार, क्यों नहीं। तो रोना है, रो लेंगे, है ना चाचा। ठीक है। तो अभी हम लोग वो शायरी सुन रहे थे कुछ बढ़िया सी एकदम। हाँ मतलब गुलाम अली जी की है एक्चुअली। तो गुलाम अली जी कुछ ऐसा कहते हैं, मतलब शायरी नहीं है एक्चुअली, आई वुड रादर से इट आउट लाउड। उनकी आवाज अलग तरह से चलती है। तो उन्होंने ये कहा था कि बुद्ध ने कहा काफिर है तू। अब बुद्ध जो एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, बुद्ध स्टैंड्स फॉर दैट पर्सन। और काफिर मतलब जो भगवान, एनर्जी, अल्लाह, गॉड, इसमें बिलीव नहीं करता। तो गुलाम अली जी को कोई नास्तिक बोला था एक्चुअली। तो वो ये कहते हैं कि बुद्ध ने कहा काफिर है तू,
मैंने कहा कि ये भी अल्लाह की मर्जी है, कि मतलब मेरा नास्तिक होना भी, हाँ वो उसने सोचा हुआ है, वो भी उन्हीं की मर्जी है। Correct. तो और थिंग्स लाइक दोस, ये ऐसी चीजें बहुत, मतलब अभी भी गूज़बम्स आ गए खाली ये सोच के कि कोई ऐसा कैसे हाँ। लिख सकता है। हाँ तो हाँ, मतलब दिस इज गुलाम अली जी इज समवन, और उसके लिए स्पेसिफिकली मैं मेरे भैया को क्रेडिट्स दूंगा जो जयपुर में जिनका कैफे, हाँ हाँ वो यही सुनते थे। अच्छा। सिर्फ गुलाम अली जी के गाने सुनते थे। मतलब या तो ये चलता था या गैंग्स ऑफ वासेपुर का चीचा लेदर चलता था। तो उन्होंने बहुत सुना है और फिर आदत पड़ गई। करेक्ट। वो चीज अपने को शांत भी कर देती है, मेरे को ऐसा लगता है, मजा आती है, मतलब चलते वो 2 घंटे सुन सकते लगातार। हाँ, क्यों नहीं यार। हाँ। कुछ भी चीज आपको पसंद है तो वो शांत कर ही देती है। तो आप स्पिरिचुअल आदमी हो, बिलीव करते हो मेडिटेशन में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहे हो, तो क्या रूटीन है यार मेरा रूटीन, सो आउट एंड आउट कभी किसी को अगेन बताया नहीं है, बट फॉर द एज सून एज आई वेक अप, द फर्स्ट थिंग आई डू इज मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ और उसके सामने आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और आई जस्ट ट्राई एंड लुक इनटू द आई, बस देखता हूँ फिर। और उससे मतलब मेरे को पर्सनली क्या बेनिफिट होता है कि दिमाग में जो चीजें लेके मैं सोया हूँ या जो उठते ही थॉट्स आए हैं वो इन प्रोसेस हो जाते हैं। Correct. एक एक्टिवेशन मोड में आ जाते हैं, बटन दब जाता है जनरेटर का। तो हाँ, मतलब स्माइल रेडिएटर होनी चालू हो जाती है। वहां से शुरू होता है। हाँ। फिर अगेन ब्रेकफास्ट वगैरह या जो भी है। इंडस्ट्री में ऐसी बहुत चीजें होगी जो मेरे हिसाब से ऑन पॉइंट नहीं है, या ऐसी कोई चीज जो आप बदलना चाहते हो। मैं अगर मेरी बात करें कामबारी की, तो हम लोग आगे जाके 2 चीज बदलना चाहते हैं। एक तो स्टाइल स्टेटमेंट, कि आज ऐसी बहुत ब्रांड्स हैं जो हैवीली इन्वेस्टेड नहीं है फिर भी लोगों से हैवीली पैसा ले रही है। तो हम लोग स्टाइल को बहुत इजीली आना चाहते हैं, वो चीजें देना चाहते हैं लोगों को, यार ये तो 1000 रुपए पहन के ना 10,000 रुपए का दिख सकता है। तो वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, मतलब हम लोग वो 1000 रुपए की चीज स्माइल रेडर को पहना सकते हैं। वो पहना, अगर स्माइल रेडर के फॉलोअर्स हैं तो बोल रहा है ये भी तो पहन रहा है, मैं भी पहन सकता हूं। वो हम बदलना चाहते हैं एक चीज। दूसरी चीज हम ये बदलना चाहते हैं कि बहुत सारी ब्रांड, जब ब्रांड बन जाती है, हम तो ब्रांड बने भी थे डे वन से, लेकिन जो ब्रांड बन गई है या जो ब्रांड है वो लोग इजीली अप्रोचेबल नहीं। जैसे अपन बात कर रहे थे पहले, तो हमको ऐसा ब्रांड बनना है कोई भी आके बात कर लो, राइट। तो आपको लगता है ये डिजाइन बनानी चाहिए, चलो कल बना देते हैं, नहीं बिकी तो नहीं बिकी। ऐसे अप्रोचेबल हम बनना चाहते हैं। 2 चीज हमारा विजन है, और 2026 तक हमको बतानी है लोगों को जर्नी। हम फेल भी हो सकते हैं, हम सक्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा गोल है दिसंबर 31 2026 11 AM को हम लोग करने वाले हैं कुछ बड़ा। या तो हम उधर बताएंगे हमने क्या फकअप किया, या तो हम बताएंगे हमने क्या सक्सेस किया। तो ये पूरा उस दिन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जो भी व्लॉग कर रहे हैं, ये सब कुछ। तो यू थिंक कि ये ऐसे विद टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली जब जैसे जैसे ब्रांड बड़ी बनती जाती है, एक सर्टेन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर, इन सब की जरूरत होती है। करेक्ट। तो यू थिंक कि तब भी आप इतने फ्लेक्सिबल रह पाओगे लोगों की अप्रोचेबिलिटी या उसके लिए हम लोग एक हायरिंग करेंगे, पर्टिकुलर टीम ही होगी उसके लिए जो अप्रोच कर सकती है आके। पीआर ऐसा? हाँ, कि अभी भी है पीआर टीम, मतलब जो जीनल है हमारे साथ पार्टनर, उसका काम ही ये है कि लोगों से बात करो, कुछ नहीं करना आपको। अब जो इनवाइट भेजा सबको कल, व्हाइट फ्ली का लिख के, व्हाइट फ्ली का, हाँ मेरे को, तो सबको मैं तो आपको जो मन रहा है उसको भेज दो। उसका यही काम है, कनेक्ट होना। हमने एक क्लब भी बनाया, ओजीज क्लब, ओरिजिनल्स ऑफ कामभारी। वो लोग हैं जिन्होंने रात में आके फ्रेम उठाई है, जिन्होंने जैसे आज बंगलो कैफे में बोल सकता हूँ, 4 सीजन बोल सकता हूँ, मेरे सब फ्रेंड डिटॉक्स ग्रुप, जो हमारा नाम ग्रुप का नाम है डिटॉक्स, उसको बोल सकता हूँ। जितने भी लोग हैं वो सब, तो उन लोग हमने ओजीज ग्रुप में ऐड कर दिया है। एंड हम जब भी बड़े बनेंगे, कोशिश है कि 0.1, 0.2 या 1% भी हम उनको दे देंगे कि वो आपका। तो उनको भी आज लालच रहेगी कि फटाफट तुम 500 करोड़ बन जाओ। तो कुछ तो हमारे घर पे भी आज, लेकिन तेरा भी कुछ है। ये अच्छा है। भाविन भाई, ऐसा कुछ करने का है अपने को भी है। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, किससे भी हम बात करते हैं तो शायद एनर्जी एक्सचेंज होती है। और मैं हो सकता है पूरे दिन यश की तरह बात करूं, हो सकता है स्माइली की तरह बात करूं, हो सकता है आप कुछ 1-2 चीज हमारी तरह बात करो। ऐसा मैं बिलीव करता हूँ कि हम जब भी पॉडकास्टिंग कर रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं किससे भी मोर देन 2 hours, तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। हम लोग एक जोन में आ जाते हैं कि हम उसकी तरह सोचने लग जाते हैं, मैं आपकी तरह बात करने लग जाता हूँ। तो मेरे को भी उस जैसे आप है वो एकदम बिंदास खुले, तो मेरे को एक बात आपसे करनी थी जो मैंने पहले भी पूछा था कि सडनली एज मैनेजर अपॉइंट करना।
ऐसा लगता है यार अपने बड़े हो गए। हाँ कैसा मतलब मैं मेरे को तो ऐसा है कि आज ही एक आदमी रख लूं, लेकिन ऐसा है लोग क्या कहेंगे। हाँ। मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये है कि यार अभी तो ये कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मेरे को चाहिए हेल्प, मेरे को चाहिए कि मेरे साथ मेरे कॉल्स को उठाए, मेल्स को जवाब दे। राइट। कैसा सबसे पहले तो क्यों सोचा एज अ मैनेजर, और क्या मजा आ रही है, कि कैसा फैंसी लग रहा है, क्या लग रहा है? यार हाँ मतलब पहले मैं सेकंड का वो दे देता हूँ, फैंसी तो बहुत लगता है। ठीक है, मतलब जो खुशी मिलती है ना, जस्ट वो फुल स्टॉप जब जाता है ना मैसेज में कि दिस इज माय मैनेजर्स नंबर, या फिर यू कैन टॉक टू माय मैनेजर अबाउट इट, उसके बाद जब फुल स्टॉप लगता है ना, तब लगता है थैंक यू। पर नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैनेजर अपॉइंट करने का या फिर ढूंढने का मेरा सोल रीजन यही था, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो जिस काम में अच्छा है ना, उसको ही वो करना चाहिए। मेरे को पता है कि अगर मैं मैनेज करने में या फिर ये चीज़ों में मेरा दिमाग डालने लग जाऊंगा ना, तो मैं शायद जो मेरा प्राइमरी चीज़ है, जो परफॉर्मेंस है या गाने हैं, वो उधर से एनर्जी कम हो जाएगी और इधर डालनी पड़ेगी। Correct. तो वो मैं करना नहीं चाह रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि सो अर्लियर चिराग वाज मैनेजिंग मी, Okay. अभी सोनिया और भाविन कर रहे हैं। Wow. तो ये लोगों ने इतना अफेक्शन दिखाया है टुवर्ड्स मी, माय वर्क, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गई चीजें टू डिसाइड। मेरे दिमाग में ये थॉट कभी आया ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे या कोई और क्या सोचता है इस बारे में। क्योंकि ये लोग इतने सपोर्टिव है, और एक मैनेजर का प्राइमरी काम ही यही होता है, सपोर्ट दिखाना। क्योंकि आप बाहर कोई आर्टिस्ट और आर्टिस्ट का भी देखोगे, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो एक चीज कॉमन बोलते हैं कि आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, मैनेजर हरामी है। आई एम सॉरी अगर कुछ गलत यूज किया, ठीक है। पर ये सबसे कॉमन चीज है, और मैनेजर्स वो खुशी खुशी सुनते हैं। ठीक है, और बहुत आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट फॉर दैट, क्योंकि वो एक्चुअली कर तो आर्टिस्ट का ही काम है। बैड कॉप गुड कॉप वाला गेम है, बैड कॉप और विलिंगली, और ये लोग तो दिल खोल के बनने के लिए रेडी है। ये लोग मुझे आके डांटते हैं कि आप कुछ चीजें बहुत गलत कर रहे हो, ये मत करो। लास्ट टाइम मैं भाविन सोनिया बैठे तब भी मुझे डांट ही पड़ी है कि आप ये चीजें बहुत गलत कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। और फिर मेरा वही क्वेश्चन आता है कि ये चीज मैं अगर बाहर किसी को या मेरे आसपास किसी को बोलता हूँ, या कोई मेरा दोस्त ही है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं दिखता, तो बोलता है हम किस लिए है, हम करेंगे। तो 2-3 बहुत बड़े बड़े बर्डन्स वो एक तो रिलीव कर जाते हैं। दूसरा, अवेलेबिलिटी पे प्रॉब्लम नहीं आती है कि आज अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और है मेरे बिहाफ पे बात करने के लिए, सही बात है, मेरे बिहाफ पे डिसीजंस लेने के लिए। और हाँ मतलब इसलिए एक तो काम डिवाइड हो जाता है, और अच्छा तो खैर बहुत लगता है। तो हमने आज टॉक शो के लिए आपको अप्रोच किया, तो मैंने अभी आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज तो कम हो ही गया ना। अपने व्हाट्सएप में जब 100 मैसेज आया था तो उसमें 99 हो गया। तो कुल मिला के एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, और हमें सिस्टमेटिक हो जाता है। कमर्शियल आ गए हैं, अभी हम कमर्शियल लॉन्च हो गए हैं, किसको भी अप्रोच करना अब कर लो। राइट, अब हम 5 लाख का शो करने तैयार है। जल्दी करो, क्योंकि रेट बहुत जल्दी बढ़ेगी। हाँ, जल्दी अभी बुक करना तो कर लो, अभी कर लो। सो ठीक है। एक चीज मेरे को और आपसे पूछनी थी कि पूरे पॉडकास्ट में मेरे को ये बात समझ में आई कि आपसे कि जो भी लाइफ के पार्ट रहे अपने, या जो भी यश, या जो भी ठिकाना एक बहुत अच्छा कैफे है सूरत में, गाइस प्लीज विजिट, रन्स बाय यश भाई। एंड जब मैं ठिकाना फर्स्ट टाइम आया था, तो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि मैंने वहां से ह्यूमर लिया था। वो न्यूज़पेपर जो था, वो मैंने सेम का सेम कॉपी किया था मेरे फेस्ट में। आपको नहीं पता, मैंने बताया था पहले, बताया था आपने। तो एक आर्टिस्ट के लाइफ में जो पार्ट हुआ, जो हमने अब तक जो बात की, तो उससे ऑडियंस को ये समझ में आ रहा है कि बहुत जरूरी है आपको हर चीज में इन्वॉल्व होना। बहुत जरूरी है कि आप भजन में भी जाओ, भजन संध्या में भी जाओ। बहुत जरूरी है कि आप आपके दोस्त लोग कोई कुछ अलग बात करें स्टॉक्स की, आप उसमें बात करो। बहुत जरूरी है कि कोई पॉकीमॉन की बात करे, पॉकीमॉन की बात भी करो। बहुत जरूरी कोई तारक मेहता का वो भी कर लो। सेम टाइम से वो आदमी फ्रेंड्स भी देख रहा है। जरूरी है हर चीज का नॉलेज होना। उससे ही आर्ट आता है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज अगर आपके पास ह्यूमर है, तो ही आप एक रैपर हो, तो ही आप अच्छा लिख रहे हो, वो तब से ही है। बस अभी आप अलग फॉर्म में दिखा रहे हो, तो अलग फॉर्म में दिखाया था। सो पूरा जर्नी जो रहा अपना आपका, बहुत ह्यूमरिस्टिक रहा, बहुत सपोर्टिव रहा। और ये ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि यार मैं ऐसा हूँ वैसा नहीं करूंगा, ठीक है ये है हो रहा है। तो जब जो भी आर्टिस्ट होता है,
वो अगर अपनी लाइफ में कुछ नया ला रहा है या कुछ नया ट्राई कर रहा है, तो एक आर्टिस्ट के मन में ऐसा क्या होता है कि यार मैंने इतना सब कुछ कर लिया सोसाइटी के लिए, मैंने इतना लोगों को दिया, अब मैं कुछ नया आ रहा हूँ, मेरे को वेलकमिंग चाहिए, क्या ऐसा थॉट रहता है आर्टिस्ट के दिमाग में? यार ऐसे देखा जाए तो रहना तो नहीं चाहिए क्योंकि फिर मैंने वापस वही जो चीज बताई वही चीज हो जाएगी कि आप फिर कुछ और जो एग्जिस्टिंग है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। करेक्ट। आर्टिस्ट का काम क्या है? क्रिएट करना। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप इंस्पायर हो सकते हो। मैं आपको बोलूंगा कि आप एज अ आर्टिस्ट मेरे को एक नया कलर क्रिएट करके दिखाओ, तो आप इंस्पायर होगे। मैं अभी भी आपको बोलूं आप एक नया कलर सोच के दिखाओ मेरे को, तो नहीं हो सकता है वो। करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है। तो आप शायद ग्रीन या ब्लू से इंस्पायर होके उसका एक शेड आप क्रिएट कर दोगे, राइट? तो इंस्पायर होके वो खुद से अपने लिए वो चीज बना रहे हैं ना, वो जरूरी होता है। Correct. जिस टाइम मैं ये एक्सपेक्ट करने लग जाऊंगा ना कि क्योंकि मैंने कुछ किया मुझे मिलना चाहिए, उस टाइम ना आप क्या कर रहे हो, आप आपके आर्ट को या फिर आप जो ऑडियंस है आप खुद को उसके ऊपर रख रहे हो कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आप किसके हकदार हो। ये आपका काम ही नहीं है, ये जनता का काम है। करेक्ट। या फिर जो लोग आपको सपोर्ट कर रही हैं उनका काम है। आपका काम है सर झुका के काम करना और करते रहो। जिस दिन आपको ये लग रहा है कि हाँ ये चीज अब मेरे को पसंद नहीं है, तो उस चीज के लिए भी ऑनेस्ट रहो, क्योंकि फिर वापस आप जबरदस्ती कर रहे हो तो आप फिर फुलफिलमेंट नहीं, फिर आप कुछ और रीजन ढूंढ लोगे वो चीज करते रहने के लिए कि अब मुझे ये इसमें से मेरे को पैसे मिलेंगे तो मैं कर रहा हूँ, या फिर इसमें से मुझे नाम मिल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ऑनेस्ट रह के बस काम करते रहे तो मतलब बहुत बेसिक्स पे टिके रहो और करते रहो, इतना मत सोचो। क्वेश्चंस तो ये तो आना ही नहीं चाहिए यार कि मेरे को क्या मिल रहा है इसमें। नहीं मतलब मेरा ऐसा था पूछने का सवाल कि हम कुछ भी नया करते हैं, जैसे अभी पहले आप डांसर थे, डांस में कोशिश कर रहे थे, बहुत कुछ किया आपने, फिर आप एंकर भी हो, भी आप एक आर्टिस्ट अभी हो, और अभी ज्यादा अपने आप को देख रहे हैं एज अ रैपर फॉर फ्यूचर। अपन अपने आप को ये देख रहे हैं। तो हम जब जो चीज करते हैं, डांस में हमको बहुत प्यार मिला, होस्ट में हमको बहुत प्यार मिल रहा है, माहौल में हमको बहुत प्यार मिल रहा है, स्माइल रेडियो में बहुत प्यार मिल रहा है। अगर आप स्माइल रेडियो लव पे रैप कर रहा है, उस मचा दिया उसने। अगर वो लाइव पे कर रहा है, मचा दिया। अब वो सडनली कुछ बातें कर रहा है, कुछ किसको एंटिटीज कर दिया उसने, और कुछ अलग कर दिया, डिस कर दिया। सॉरी मैं इतना ही नॉलेज है। एंटिडिस तो मेरा सॉन्ग है, अगर नहीं सुना तो जाके सुनो प्लीज। तो अगर किसको डिस कर दिया और वो फिर उधर हेट चालू हो गया आना, क्या ये क्या कर दिया, ये मैं तो ये यश को फॉलो नहीं करता हूँ, उस पे मतलब कैसे आदमी को नया नया देना चाहिए, क्या सोच के एक आर्टिस्ट को उस पे काम करना चाहिए, ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। और फिर हम आपका जो नए रिलीज आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। या मतलब टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली, आप अलग होराइजन्स में काम करने की बात कर रहे हो ना, कि एक चीज कर रहे हो फिर वो छोड़ के आप दूसरी चीज कर रहे हो, जैसे डांस से रैप पे शिफ्ट हुआ। नहीं वो ठीक है, अब आप रैप में हो, आप रैप में सर्टेन अमाउंट ऑफ, एक किंग है, किंग की आवाज सुन के मालूम है कि किंग ने बनाया, एक तरफा है, राइट, पता है कि किंग के लिरिक्स हैं, आज स्माइल रेडियो के वो लिरिक्स पता है लोगों को कि वो ये कर रहा है, जो आपको एकदम रेगुलर सुन रहा है उसको पता है, अब कुछ हटके अपन ने कुछ बना दिया, राइट। तो एक आर्टिस्ट का क्या दिमाग होता है, ये क्यों बनाता है आर्टिस्ट, और उसको ये चीज करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैं ये सवाल पूछने का कारण है, मेरे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पहले बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने दुनिया के ऐसा सुना है, कुछ अलग करना चाहिए, हर बार कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, और वो किया और वो खत्म हो गए, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने लोगों की सुन ली, राइट। तो अपन जो भी पूरे एपिसोड में बात की है उसमें समझ किया कि जो आपने वो करो, राइट। लेकिन ये प्रेशर भी तो है, कुछ नया करना है, टाइम पे रहना है, तो कुछ नया करने का प्रेशर एक्सटर्नली मत लो ना। जिस दिन मैं कुछ नया ये सोच के करूंगा कि जैसे आपका अप्रोच है कि भाई कुछ नहीं मिल रहा तो सीख तो मिल ही रही, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है वो मुझे पता होना चाहिए। okay. तो अगर मैं किसी चीज पे ट्राई कर रहा हूँ अर्ली स्टेज पे, तो मैं फेल होता हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है, सही बात। What do I have to lose? मेरे पास कुछ है ही नहीं खोने को, सही बात। तो मैं उससे अच्छा तो ट्राई कर लूँ ना, और क्या पता उसमें कुछ ऐसा सेट हो जाए। इनफैक्ट मेरा जो नेक्स्ट सॉन्ग मैं जिस पे काम कर रहा हूँ इज अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग। अच्छा, मतलब मेरा यूजुअली मेरे गाने बहुत ज्यादा रेफरेंस पे चलते हैं, गेम रेफरेंस गेम मेरी कोशिश मेरी रहती है, क्योंकि और बॉलीवुड क्रिकेट इनके रेफरेंसेस स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा होते हैं।
बट जो अगला सॉन्ग कर रहा हूँ उसमें आई डोंट रिमेम्बर एनी लाइन दैट हैज समथिंग टू डू विथ रेफरेंस। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, करना चाहिए। तो कौन सा सॉन्ग आ रहा है अभी अपना नया? अभी यार होपफुली देयर इज अ ट्रैक कॉल्ड गैंगस्टर लव। अच्छा। एक गैंगस्टर की स्टोरी है, छोटा सा, बहुत छोटा सा किस्सा है उसकी लाइफ का जहाँ उसको प्यार होता है और हाउ थिंग्स चेंजेस विद हिम। और फिर अगेन वापस वही चीज, सेम चीज वापस होती है कि नहीं एक्सेप्ट करती लड़की उसको क्योंकि वो गैंगस्टर है और बस देन थिंग्स चेंजेस अगेन। कुछ उसका एक दो पैरा कुछ चाहोगे? हाँ जरूर यार। तो उसका हुक और आगे का एक थोड़ा सा वर्स में कर सकता हूँ। दम 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 दौलत ना पड़ी कम कम, आके सर झुकाते सारे जन जन जन, दरा दम दम दरा दम दम। कारतूस खाके हुआ पला बड़ा, वो जानते नहीं अब किस पाला पड़ा। अच्छे अच्छों की फीकी कड़े जैसे दहाड़, गैंगस्टर है ये ना होता ऐसे प्यार। दिन काटे ये सो कर, रात का राजा हिज अनकॉन्कर्ड। हाथ है रहता तकिए के नीचे बंदूक पर, शायद ही जा सके इसका कोई दिल तोड़कर। हाय हाय। तो हाँ मतलब ये एक एस्टैब्लिश किया गैंगस्टर को। बहुत इसके प्यारा आगे फिर अगेन एक फ्लैशबैक आता है। अच्छा। जहाँ पे वो गैंगस्टर के पहले क्या कर रहा था वो आया है। उसके बाद एक लड़की की एंट्री है, फिर उसके बाद वो लड़की दिल तोड़ती है, फिर उसके बाद गैंगस्टर बस वही बहुत बढ़िया, बन बहुत जाता है। प्यार। तो जहाँ से कब रिलीज हो रहा है गाना? यार इसकी इनफैक्ट ये शूट खत्म करके मैं इसके रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ। वाओ, आज अच्छा दिन है बहुत। आज अच्छा दिन है। तो हाँ मतलब सिमिलरली इसमें कुछ मेलोडी मैं ट्राई किया। मैंने कोशिश की है कि इस बार जैसे डोंट स्टॉप का हुक है, मैं रैप गाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें भी वही किया है। तो हाँ मतलब ये सब चीजें क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है ना, तो कर लेना चाहिए। तो दो तीन चीजों में आप बहुत क्लियर हो जाते हो कि आपको अगर कुछ फेल होता है तो आपको पता है कि ये तो मेरा जोन है ही नहीं, तो ये तो करूंगा ही नहीं। दूसरा एक चीज ये है कि कोई एक नए डायमेंशन की टेक्निकलिटी समझ आ जाती है और चीजें सीखने में फायदा ये होता है कि आप कुछ भी सीखो। कि अगर आप यहाँ बैठ के ये कैमरा का एक्सेस भी सीख रहे हो ना, तो ये कैमरा का एक्सेस आपका कोई और बिजनेस या कोई और काम है ना, उधर भी काम आ ही जाता है। सही बात है, आ जाएगा। तो सीखने में घबराने का नहीं, फेलियर है तो सीख तो जाओगे, तो ठीक है। थैंक यू भाई, बहुत मजा आ रहा है बात करके। सेम यार, सेम। तो अभी लास्ट में खाली एक चीज पूछना चाहूंगा कि यश अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेगा? अगर उसको पब्लिक को करना है तो क्या बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा? यार मैं बहुत सालों से एक्चुअली मेरे को ना बहुत पसंद है ये चीज बोलना। मेरे को मैं शुरू से चाहिए मेरे को वो स्टोरी वाला 100% मेरे को बहुत पसंद है ये इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि कुछ ढूंढ लिया था, कुछ बोल दिया था एक बार ऐसे ही रैंडमली और पब्लिक ऐसे पागल हो गई कि क्या बोल दिया भाई ने। तो मैं इंट्रोड्यूस खुद को ऐसे करता हूँ कि हाय आई एम यश, ऑल्सो नोन एज स्माइल रेडिएटर। अगर यू कैन रिलेट me to something, then it is salt. मैं नमक हूँ। स्वाद अनुसार सबको चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है आयोडीन मिलेगा आपको इससे बहुत ज्यादा, और खाना स्वादिष्ट तो मेरी वजह से ही बनेगा। सही बात। So हाँ मतलब I identify myself a lot as नमक। नहीं, मेरे को तो वो इंस्टाग्राम वाला भी चाहिए एक इंस्टाग्राम। What is up party people? It's your boy Smile Radiator और मैं आया हूँ द काम भारी शो पे, द भारी शो पे। यार ये टीम बहुत गजब की है। अगर इन लोगों को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो यू आर मिसिंग ऑन टू समथिंग। अभी के अभी जाके फॉलो करो इनको एंड सी दिस एपिसोड थ्रू आउट, पूरा देख लो। है ना, बहुत जल्दी मिलियन व्यूज होने वाला है। कुछ अच्छी बातें की है, कोशिश तो की है जरूर हमने। हमें तो बहुत मजा आया, बहुत इट वाज अमेजिंग है। ठीक है, लास्ट में हमको थोड़ी बढ़ाई चाहिए हमारी। मैं खाली एक जेन्युइन रिव्यू फॉर द भारी शो, फॉर द पॉडकास्टिंग फ्यूचर के क्या फ्यूचर है, और हम चाहते हैं कि हम सूरत से जुड़े रहें। राइट। हम अगर कोई आर्टिस्ट भी लेके आ रहे हैं तो मैं चाहता नहीं कि मैं बॉम्बे जाके शूट करूं, अनटिल अनलेस कि मेरी मजबूरी है। अब मेरे पास कोई ऐसा आर्टिस्ट है कि मेरे को उसके घर जाना ही पड़ेगा, तो बात अलग है। बाकी मैं चाहता हूँ कि सूरत में सबको लेके आऊं,
एक ब्यूटीफुल शहर दिखाऊं और पॉडकास्टिंग के जरिए मैं हमारी दिल की बात करें उन तक पहुंचाए। सो पॉडकास्टिंग के बारे में क्या सोचना है, एंड लास्टली भारी शो के बारे में क्या सोचना है, अभी तक जो फॉलो कर रहे हो या इन जनरल थोड़ी बड़ाई। नहीं, I've seen it यार, I've seen it। मैंने आगे भी आपको बोला था कि सो यार पहले तो पॉडकास्टिंग के लिए बोलूंगा कि और भी अटेंड किए, बट यहाँ पे जो जेन्युइनिटी निकली है ना इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, वो कुछ अलग ही थी। आई एम नॉट कंपेयरिंग पर एक अगर एज अ फेलो गेस्ट आपने मेरे को बुलाया है, तो एक तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो एज अ फेलो गेस्ट आपने मेरे को बुलाया, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टू व्हाइल कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। मेरे को बहुत सैटिस्फाइड फील हो रहा है। मैं खुश हूँ ये शो करके। तो जो आपका स्ट्रक्चर, और इसमें आपके स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है कि जिस तरह से आप कंफर्टेबल कर रहे हो, और मैंने आपको ऑफ द कैमरास भी बोला, ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ कि यार जो ट्रांसपेरेंसी है, जो एक वो अनफिल्टर्ड अप्रोच है ना आपका, उस वजह से आप बहुत आसानी से किसी को भी अपना बना लेते हो। तो हाँ, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। तो आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। थैंक यू। एंड यार भारी शो के लिए मैं ये बोलूंगा कि मेरे को बहुत क्लियर एक पर्पस दिख रहा है आपका, जो आपने मुझसे शेयर भी किया था कि कुछ आप गेन कर पाओ, कुछ आपकी ऑडियंस गेन कर पाए, कुछ जो लोग यहाँ पे आपके साथ बैठ रहे हैं वो गेन कर पाए। एंड इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका कोई लालच नहीं है, आपका सिर्फ यही है कि कोई किसी को कहीं अपन हेल्प कर जाए, जो एक ब्यूटीफुल पर्पस है और बहुत क्लियरली विजिबल भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट फॉर दैट यार। एंड अगेन मैंने आपको बहुत बार बोला है, मेरी जरूरत आपको कहीं भी लगे, हम अब बेफिक्र, बिना ओजी में आ गए ना आप। फोन करके तंग बिना जैसा आप बोल देना। बहुत अच्छे से बात की आपने और गाइस बहुत अच्छा बोला है। सो दिस इज यश मेहता, स्माइल एडिटर, ओनर ऑफ ठिकाना। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको, आपने टाइम दिया। थैंक यू। सुबह बहुत मजा आया बहुत। और ये सब बोलना जरूरी है गाइस वीडियो के एंड में, क्योंकि फिर वीडियो एंड नहीं होता। थैंक यू टू रिकेन एंड टीम शिवाय फोटो फैक्ट्री। थैंक यू टू बंगलो कैफे फॉर द ब्यूटीफुल वेन्यू। थैंक यू टू भाविन भाई, आप सुबह आए। थैंक यू टू चाचा जो हमारे साथ मेरे साथ बैठा है और उधर से हंस रहा है और अभी मेरे को देख भी नहीं रहा है। एंड ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आप प्लीज, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ चैनल पे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट में खाली आपको जो चीज अच्छी लगी उसके बारे में लिख दो और लोग को टैग करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।